कल कुछ प्रश्न दिए गए थे बहुविकल्पीय, और हमको उम्मीद है कि आप लोग लगा लिए होंगे। हम हल कर रहे हैं, उसको चेक कर लीजिए कि किन किन लोगों का सही है। पहला प्रश्न था 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 10 न्यूटन प्रति कूलम्ब के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम के पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की दिशा 30 का कोण बनाती है। फ्रेम के पृष्ठ से, ये फ्रेम हो गई, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। वैद्युत क्षेत्र की दिशा दे दी गई, ये कोण दिया गया है 30 डिग्री। तो फ्लक्स फाई बराबर होता है, वेग बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए कास थीटा। थीटा है क्षेत्रफली वेक्टर व वैद्युत क्षेत्र के मध्य बनने वाला कोण। यहाँ क्षेत्रफली वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होगा, ये वेक्टर ही हो गया। तो यह कोण हो गया 60 डिग्री। क्षेत्रफली वेक्टर वैद्युत क्षेत्र से कितने कोण आता है? 60 डिग्री का। तो ई ए कास 60, ई का मान दिया है 10 न्यूटन प्रति कूलम्ब, ए का मान दिया है 10 वर्ग मीटर, तो कास 60 का मान दिया है 1/2। ई 10 न्यूटन पर कूलम्ब, ए 10 वर्ग मीटर, और यह हो गया 1/2। कितना हो गया? ए दिया है 20, यह हो गया 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। दूसरा सवाल है परावैद्युत माध्यम में गॉस का नियम लिखिए। तो संपूर्ण फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के, जहाँ के माध्यम की का परावैद्युतांक है। तीसरा सवाल है एक समान आवेशित कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 किलो वोल्ट है, 20 किलो वोल्ट प्रति वर्ग मीटर है। 20 किलो वोल्ट प्रति मीटर। कोश के केंद्र से इस व्यास के बराबर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर दूरी तक, तो पृष्ठ पर तीव्रता दिया है और केंद्र से 2r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। तो पृष्ठ पर तीव्रता E1 बराबर KQ/R का वर्ग, K बराबर 1/4πε0 है। P पर तीव्रता E2 बराबर KQ/2R का वर्ग, KQ/R स्क्वायर गुणे 1/4। 20 किलो वोल्ट प्रति मीटर बटा 4, 5 किलो वोल्ट प्रति मीटर। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक, चौथा सवाल है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁵ मीटर त्रिज्या का एक गोला है, इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। यही सूत्र लगेगा।
नाभिक पर आवेश हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 और आर का मतलब हो गया इसकी त्रिज्या 10⁻15 मीटर। पांचवा सवाल है, एक घन इस प्रकार व्यवस्थित है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः एक्स, वाई और जेड दिशाओं में है। इसका एक कोना बिंदु मूल बिंदु पर है। घन के प्रत्येक भुजा का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है 400√x। क्वेश्चन नंबर 5, यह सरफेस मूल बिंदु पर है। वाई एक्स वाई प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स का मान 0 हो गया। तो ए बी सी ओ पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र बराबर 0। भुजा की लंबाई दिया है भुजा की लंबाई यल दिया है 25 सेंटीमीटर, 10.25 मीटर। घन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बताओ। तो देखिए ए बी सी ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, इसलिए ए बी सी ओ पृष्ठ से फ्लक्स φ1 बराबर E इंटू ए बराबर 0। ए डैश बी डैश सी डैश और ओ डैश, ए डैश बी डैश सी डैश ओ डैश पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स पहले निर्धारित कीजिए। 400√x है, 40√x न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र 400√x है। अब ए डैश बी डैश सी डैश ओ डैश के लिए x बराबर है 10.25 मीटर, इसलिए E बराबर, पहले वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया जाए। E बराबर 400 √10.25 बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलम। ए बराबर क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 10.25 गुणे 10.25 बराबर कितना हो जाएगा 0.60625 इतना वर्ग मीटर। इसलिए फाई बराबर ई का मान है हम लोगों का 200 न्यूटन पर कूलम गुणे 0.0625 इतना न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर।
छठवां सवाल है, एक बंद पृष्ठ से 10,000 वैद्युत फ्लक्स रेखाएं प्रवेश करती हैं तथा 30,000 वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकलती हैं। तो जो प्रवेश करते हैं उसको ऋण मानते हैं और जो निकलती हैं उसको धन मानते हैं। तो फ्लक्स रेखाएं φ1 बराबर 10,000, φ2 बराबर माइनस φ2 बाहर निकले 30,000। इस नेट फ्लक्स φ बराबर 30,000 माइनस 10,000 बराबर 20,000। और ये φ बराबर Q बटा ε0। पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो Q बराबर सातवां सवाल है, R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों पर आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताओ। यह सवाल ऐसा है जिसको हल करने के लिए यदि ठीक समझ में आई है तो, क्योंकि तीव्रता E बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यदि आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो Q/4 पाई r² इंटू सिग्मा। इसलिए E बराबर 1/4 पाई 0 Q 4 पाई r² बटा r² सिग्मा अपान ε0। तो यह सूत्र, इस सूत्र के साथ यह सूत्र भी ध्यान में रखना होगा कि आवेशित गोलाकार चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान ε0 होती है, अर्थात त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती। तो दोनों गोलों के पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान होंगी। फिर देखिए दिया है, एक गोलाकार सुचालक गोला जिसकी त्रिज्या r बराबर है 0.1 मीटर, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है E बराबर 0.06 न्यूटन पर कूलम। सुचालक पर डाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछा है। Q बराबर होता है यानी, तो यदि Q निकाल लें तो n का मान निकल जाएगा। और E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। 0.036 9 × 10⁹ इंटू Q बटा 10.1 का वर्ग। तो Q बराबर इसको 3.6 इंटू 10⁻² गुणे 0.1 का वर्ग बटा 9 इंटू 10⁹ ये इससे कट गया। 0.4 बटा 9 इंटू 10⁹ 4/9 गुणे 1/10⁻10। Q बराबर होता है यानी
अब इस सूत्र से n का मान निकालिए। इस तरह से n का मान निकल जाएगा। नौवां सवाल है, 10 त्रिज्या का एक गोलाकार चालक 1 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किया गया है। Q बराबर 10⁻⁻6 कूलम। R बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। प्रश्न में ये नहीं दिया गया कि कहाँ, तो गोले के पृष्ठ पर का मतलब है E बराबर 1/4πε0 Q/r² से हल कर। नहीं दिया है प्रश्न में, इसके कारण अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। प्रश्न में संकेत दे दिया है कि कहाँ निकालना है। अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो गोलाकार चालक के पृष्ठ पर क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, इसलिए वही निकालना पड़ेगा। 9 × 10⁻9 10⁻6 बटा 10.1 का वर्ग। दो गोले हैं, धातु के गोले पर 3Q कूलम का आवेश है। इस गोले के सकेंद्रीय एक चालक गोलीय कोश पर -Q कूलम का आवेश है। जिसकी त्रिज्या b है। एक ठोस धातु के गोले पर 3Q का आवेश है। इस गोले के सकेंद्रीय एक चालक गोलीय कोश पर -Q कूलम का आवेश है। गोले की त्रिज्या a तथा गोलीय कोश की त्रिज्या भी है। गोले के केंद्र से r मीटर की दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? आप बताइए कितनी है? सर इसका निकाल लेंगे, इस गोले के कारण और फिर इस गोले के कारण उस पर उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र दोनों का योग। ये गोला है, इस पर से 3Q, बाहरी गोले वाले से -Q। इन दोनों के गोलों के बीच में कोई बिंदु P है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप पढ़ चुके हैं कि किसी गोलीय कोश के अंदर या गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इसके कारण तो तीव्रता 0 हो गई अंदर बिंदु P पर। जो तीव्रता होगी इसी के कारण होगी। कहाँ का तो वही होगा, सवाल ही पैदा होता है। अंदर तो तीव्रता का सवाल नहीं पैदा होता है गोलीय कोश के कारण, तो जोड़ने का सवाल कहाँ उठता।
यदि गोलीय कोष के अंदर तीव्रता होता, यदि केवल यही प्रश्न दिया होता कि ए त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिसके ऊपर आवेश माइनस क्यू है, बिंदु पी पर तीव्रता बताओ, तो तीव्रता शून्य होगी। इसका कोई अर्थ नहीं रह गया। तो जो तीव्रता होगी वो 3Q गोले के कारण होगी, या पी से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींच दीजिए। इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए और ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 3Q बटा एप्सिलॉन 0। थ्री क्यू बटा आर स्क्वायर। तो केवल भूलवाने के दिया था। आपका केवल तीव्रता यहाँ होगी पी पर, किसके कारण? कुल ए के कारण। तो या तो गॉस में से हल कर दीजिए, या यह कह दीजिए कि बाहरी कोष का तीव्रता 0 है, इसलिए पी पर जो भी तीव्रता होगी वो अंदर वाले गोले के कारण होगी। आर त्रिज्या का एक अचालक ठोस गोला इसकी त्रिज्या आर है। एक समान उस गोले के कारण इसके केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पहले बढ़ता है। कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है? 0 से लेके स्मॉल आर तक। हाँ, क्योंकि तीव्रता ई होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। केंद्र पर तीव्रता 0 और आगे बढ़ेंगे तो तीव्रता बढ़ेगी, पृष्ठ पर अधिकतम होगी और इसके बाद तीव्रता घटती जाएगी। तो पहला विकल्प सही है। एक ठोस चालक गोले पर आवेश क्यू है, जो एक अनावेशी सकेंद्रीय चालक गोलीय कोष से घिरा है। ठोस गोले के पृष्ठ और बाहरी पृष्ठ के मध्य विभवांतर ठोस गोले के पृष्ठ तथा बाहरी कोष पर विभव बराबर V2। कौन विभव बड़ा होगा, V1 या V2? V1 और V2 में से कौन बड़ा होगा? अरे पृष्ठ विभव अधिक होता है और जैसे दूरी आगे बढ़ती जाती है विभव घटता जाता है। तो V2 माइनस V1 बराबर V।
यदि हम कोष को 3q आवेश दिया जाए, एक अचानक बोला है, यदि कोष को -3q आवेश दिया जाए तो उन्हीं दोनों पृष्ठों के मध्य विभवांतर कितना होगा। V1 था, इसका वो V2 था, ये अनावेशित गोला है, इसका विभव कितना होगा, कम होगा इसकी वजह से, तो V1 V2 और V है। अब V2 का मान कितना है, इस पर धन q आवेश है, तो V2 का मान होगा 1/4π0 q/r, जहाँ r इस गोलीय चालक से इस कोष की दूरी है, माने कोष की त्रिज्या है। अब कोष को हम 3q आवेश दे दें तो इस 3q आवेश में उसका विभव हो गया 1/4π0 -3q/r हो गया। पहले विभव इतना था, इतना विभव और बढ़ा तो कुल विभव हो गया 1/4π0 -2q/r हो गया। अब जितना विभव इस बाहर का होगा उतना ही विभव इस चालक को ही मिल जाएगा। इस चालक का ऑलरेडी विभव है V1, तो V1 विभव है V + V2, V1 बराबर V + V2, या V1 और V + V2, इससे इसका विभव V2 + V हो गया। विभव V' बराबर V1 + V2, और V2 की कहीं गड़बड़ कर दिया है, q आवेश देने के पहले चालक का विभव बराबर कितना, V + V2। तो अब इसका अंदर वाले चालक का विभव अंदर वाले गोले का विभव -3q आवेश बाहरी गोले को देने के बाद कितना हो जाएगा। यह हो गया, पहले जो था विभव V + V2 था, और प्लस -2q/r, -2q/r था। अब कितना हो गया, V2 कितना है 1/4π0 q/r। तो V' बराबर, देखो एक गोलाकार चालक है, यह चारों ओर से एक गोलीय कोष से घिरा है। चूँकि यह चालक आवेशित है इसलिए इसका अपना विभव V1 है। गोलीय कोष इसके केंद्र से हम मान लेते हैं r मीटर, इसकी गोलीय कोष की त्रिज्या r है। जाहिर है इस गोलीय कोष का विभव कम होगा, या विभव हम V2 मान लेते हैं। इन दोनों के मध्य का विभवांतर भी है, तो V1 - V2 बराबर V हो गया। या V और V2 कितना है, इसका आवेश Q है, तो V2 का मान हो गया 1/4π0 q/r हो गया।
अब V1 कितना हुआ 1/4 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R प्लस V, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम इस गोलीय कोष को -3Q आवेश देते हैं, तो -3Q आवेश देंगे तो इस 3Q आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर हो जाएगा 1/4 -3Q/R, और पहले से विभव V2 इसके ऊपर ऑलरेडी है, तो इसका विभव हो गया 1/4 Q/R प्लस 1/4 -3Q/R। यह चालक गोले का विभव है और यह विभव इस गोलीय कोष को दिए गए आवेश के कारण है। यह कुल विभव हो गया 1/4 -2Q/R, जो V2 का दुगुना है, तो इसको हमने -2V2 लिख दिया। अब आंतरिक गोले का विभव कितना होगा? आंतरिक गोले का ऑलरेडी विभव V1 है, बाहरी कोष को हमने -3Q आवेश दिया है, तो इस 3Q आवेश के कारण -3Q आवेश के कारण इस आंतरिक गोले का विभव हो गया V1 प्लस 1/4 -3Q/R बराबर V1 प्लस 1 -3Q/R और V1 -3V2 हो गया। अतः आंतरिक गोले का कुल विभव निकालना है, तो कुल विभव हो गया V2 प्लस V -3V2, क्योंकि पहले विभव है इसका V1 1/4 Q/R यानी V2 के बराबर प्लस V के बराबर, तो V2 प्लस V -3V2 बराबर हो गया V -2V2, V -2V2। अब विभवांतर निकालना है। आंतरिक कोष का विभव V1 डैश है, बाहरी कोष का विभव V2 डैश है, तो V2 डैश माइनस V1 डैश और -2V माइनस V -2V2 बराबर V, तो कुल विभवांतर भी हो गया।